नमस्कार। कश्मीर, ये नाम सुनते ही बहुत कुछ जहन में आता है ना? पर आज हम उस कश्मीर की बात करेंगे जो हेडलाइन से थोड़ा परे है। ये कहानी एक पर्सनल जर्नी की है, घर छूटने के दर्द की, यादों के बोझ की और एक ऐसी जमीन की जो अब पहले जैसी नहीं रही। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। विलियम डेल रिम्पल ने कहा था, दिल्ली जिन्नों का शहर था। हर बार ये अतीत से फीनिक्स की तरह उड़ता था। अब ये बात सुनने में तो दिल्ली के लिए है, पर सोचिए, ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। ये कहानी है इतिहास के उतार चढ़ाव की, इंसानी जज्बे की और बदलाव की। और हाँ, ये उन लोगों की भी कहानी है जो सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने आते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है श्रीनगर एयरपोर्ट से। सोचिए जरा उस जगह के बारे में, जहां हवा में उम्मीद भी है और मायूसी भी। वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, वो गवाह है न जाने कितनी जुदाई की कहानियों का। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दें। ये जो हम जान रहे हैं, ये कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है। ये एक पर्सनल अकाउंट है, एक साहित्यिक वृत्तांत। मतलब ये किसी की आंखों देखी कहानी है। और यही बात इसे और भी ज्यादा असल और भी ज्यादा दिल को छूने वाला बना देती है। तो चलिए उस माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। श्रीनगर का एयरपोर्ट, खच्चा-खच भरा हुआ। लोग एक दूसरे से लगभग सटे हुए खड़े हैं। सबके हाथ में भारी भारी बैग्स हैं। बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स हर आने जाने वाले की तलाशी ले रहे हैं। हवा में ना एक अजीब सा तनाव है, एक अनिश्चितता। और उसी भीड़ में से एक आवाज आती है, एक बुजुर्ग महिला की, जो जोर जोर से रो रही हैं। वो कहती हैं, मैं उदास हूँ, मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती। सोचिए, उनकी आवाज में कितना गहरा दुख होगा। अपना घर, अपनी जमीन छोड़ने का दर्द, एक ऐसी तकलीफ जिसे शायद वहां मौजूद हर कोई खामोशी से अपने अंदर महसूस कर रहा था। वहीं पर एक और मुलाकात होती है श्रीमती पटेल से। अनार के रंग की साड़ी पहने एक महिला, जिनके सोने के कंगन लकड़ी के फर्श पर सिक्कों की तरह खनक रहे थे। वो कहती हैं कि वो सब कुछ पीछे छोड़कर जा रही हैं, लेकिन फिर वो एक सवाल पूछती हैं, मैं कहीं और खुश कैसे रह सकती हूँ? कश्मीर मेरा घर है। उनकी ये शब्द उस कश्मकश को दिखाते हैं जिससे हर वो इंसान गुजर रहा था, जिसे अपना घर छोड़ना पड़ रहा था। तो ये जो दर्द हमने एयरपोर्ट पे महसूस किया, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत लंबा और पेचीदा इतिहास है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए ही क्यों? चलिए इसके पीछे के वजह को थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये सब रातों रात नहीं हुआ। इसकी जड़ें जाती हैं 1987 के चुनावों तक। कहा जाता है कि उन चुनावों में धांधली हुई, जिससे कश्मीरियों में बहुत गुस्सा भर गया। एक धोखे की भावना पैदा हुई और उसी के बाद एक हिंसक आंदोलन शुरू हो गया, जो धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर होने लगा। बाद में 1994 के आसपास कुछ समूहों ने राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने की कोशिश भी की, लेकिन हिंसा का वो जो घातक दौर था, वो जारी रहा। और इस पूरी पॉलिटिकल उथल-पुथल का सबसे भारी असर किस पर पड़ा? आम लोगों पर। सैकड़ों लोग मारे गए, लापता हो गए या उन्हें भयानक तकलीफें दी गईं। भारतीय सेना घाटी में आ गई। महिलाओं को भी भयानक हिंसा का सामना करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि पूरे इलाके में एक गहरे डर और अविश्वास का माहौल बन गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन अनगिनत जिंदगियों की कहानी है जो हमेशा के लिए बदल। तो अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर। एक है वो कश्मीर जिसे हम देखते हैं और एक है वो कश्मीर जिसे वहां के लोग जीते हैं। चलिए इन दोनों के बीच के फर्क को समझते हैं, जो कि काफी बड़ा और हैरान करने वाला है। तो देखिए, स्क्रीन पर दो तरह के कश्मीर हैं। एक है बॉलीवुड का कश्मीर, एकदम सनसनीखेज, रूढ़िवादी, जहां भारतीय हीरो और कश्मीरी महिलाओं के बीच की लव स्टोरीज होती हैं, प्रेडिक्टेबल प्लॉट्स, रोमांस, गाने। और फिर दूसरी तरफ है असलियत का कश्मीर, दुनिया का सबसे सघन मिलिट्री जोन, एक ऐसी जगह जिसे दुख और रहस्य से प्रेतवादित कहा गया है, एक सशस्त्र संघर्ष की जटिल हकीकत। ये वो कहानियां हैं जो मेन स्ट्रीम सिनेमा में शायद ही कभी दिखाई जाती हैं। और इसी बात को फिल्ममेकर संजय काक ने बहुत पावरफुल तरीके से कहा। उन्होंने कहा, पत्थर फेंकने के साथ साथ दिमाग पर भी घात लगाया गया था। वो सिर्फ फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं उस साइकोलॉजिकल वॉर की तरफ, उस दिमागी पीड़ा की तरफ जो अक्सर खबरों की हेडलाइंस में कहीं गुम हो जाती है।
लेकिन कुछ आवाजें हैं जो इस कॉम्प्लिकेटेड सच को सामने लाने की कोशिश करती हैं, जैसे कि अरुंधति रॉय, जिनकी लेखनी कश्मीरी लोगों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के संघर्ष को आवाज देती हैं, या फिर संजय काक, जिनके काम में रोजमर्रा की जिंदगी और संघर्ष की वो तस्वीरें दिखती हैं जो न्यूज में नहीं दिखती। और आगा शाहिद अली, वो मशहूर शायर जिन्होंने अपनी शायरी में यादों, जुदाई और घर के एहसास को बयां किया। ये वो आवाजें हैं जो हमें एक अलग नजरिया देती हैं। तो अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। सवाल ये है कि जब सब कुछ बदल जाता है तो आखिर बचता क्या है? ये हिस्सा उसी स्थायी जुड़ाव के बारे में है, एक ऐसी जगह से जो संघर्ष की वजह से हमेशा के लिए बदल गई। और बात यह है कि सच्चा कश्मीर वो एक ऐसी जगह है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, चाहे कितना भी संघर्ष हो, कितनी भी हिंसा हो। लोगों का अपनी जमीन से, उसकी खूबसूरती से जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है। वो एक ऐसी छाप है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। और यही वो विरोधाभास है, वो कॉन्ट्रास्ट है जो कश्मीर की हकीकत है। एक तरफ डल झील की वो शांत खूबसूरत तस्वीर, और ठीक उसी के सामने दुनिया के सबसे घने मिलिटराइज जोन की सच्चाई। एक तरफ कुदरत का सुकून, दूसरी तरफ सैन्य मौजूदगी की कठोर हकीकत। ये दोनों सच एक ही जगह, एक ही वक्त में मौजूद है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई उस जगह को याद कैसे रखे जो संघर्ष की वजह से हमेशा के लिए बदल गई हो। इसका कोई आसान जवाब नहीं है ना? जब किसी जगह का पूरा चेहरा ही बदल जाए तो यादें कैसे जिंदा रहती हैं? क्या वो एक मीठी याद बनकर रह जाती हैं, या फिर एक ऐसा दर्द जो कभी खत्म नहीं होता? और इस पूरी बातचीत को हम कथावाचक के ही शब्दों पर खत्म करते हैं। वो कहते हैं, मैं यहाँ जो कुछ भी हुआ और अपने विचारों को कभी नहीं भूल सकता। ये लाइनें हमें याद दिलाती हैं कि लोग भले ही जगहों को छोड़ देते हैं, पर वो जगहें और उनकी कहानियां लोगों को कभी नहीं छोड़ती। वो यादों में, ख्यालों में हमेशा जिंदा रहती हैं। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है।